are going to start with the explanation of a new chapter named Fire and Ice, written by Robert Frost. Robert Frost was a famous American poet. He was born in San Francisco in 1874. His father belonged to New England and his mother was a Scottish immigrant from Edinburgh. Frost was most celebrated poet in America. His poetical work, A Boy's Will, North of Boston, New Hampshire, A New Range, Steep Bush, and In the Clearing, increased his fame and honor. So, ये जो लिखी हुई है ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है. बहुत ही फेमस अमेरिकन पोएट था जो सैन फ्रांसिस्को से बिलोंग करता था. उसके जो फादर थे वो न्यू इंग्लैंड से थे और उसकी मदर जो थी वो स्कॉटिश इमिग्रेंट थी. और इसकी जो पहली बुक थी वो थी अ बॉयज़ विल. उसके बाद बहुत सारी फेमस बुक्स उसने लिखी हैं जैसे कि स्टीपल बुश, न्यू हैम्सफेयर, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन एक्सेट्रा, जिससे कि उसकी जो रेपुटेशन ऑफ फेम था वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ था. एंड वी ऑल्सो सी एन इम्पॉर्टेंट मेंशन ऑफ नेचर इन ऑल ऑफ हिज पोएम्स. ओके, सो this fire and ice poem I will explain you, but before that I will give you the introduction, a small introduction of this poem. So Robert Frost poem Fire and Ice expresses the profound idea that the world would end in either of two ways. तो इस poem में बात क्या हो रही है कि जो world है वो दो ways में end हो सकता है, या तो ice से एंड होगा या तो फायर से एंड होगा. बोथ द कॉम्पोनेंट्स आर कंपेयर्ड विद सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशंस. सो ये दोनों कॉम्पोनेंट्स हैं, ये किससे कंपेयर किए गए हैं? सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशंस. सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मतलब जो अपने आप को ख़त्म कर दे, अपने आप को तबाह कर दे. और ये दो इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस का नाम है हेट्रेड एंड डिज़ायर. हेट्रेड मीन्स एन अर्ज ऑफ वांटिंग समथिंग एंड हेट्रेड मीन्स नफरत. डिज़ायर मीन्स एन अर्ज ऑफ वांटिंग समथिंग. सो दीज टू आर components of human emotions are compared with ice and fire. The poem very artistically underpins the philosophy that we let our emotions rule us, and if we don't control them they will surely destroy everything around us. So ये जो poem है बहुत ही अच्छे तरीके से ये हमें मैसेज देती है कि जो ये हमारे इमोशंस हैं, ये ह्यूमन इमोशंस हैं, दैट इज़ हेट्रेड एंड डिज़ायर, ये हमें रूल करती हैं. बट अगर हम इन्हें कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो ये जितना भी हमारे सराउंडिंग में सब कुछ है वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगी. सिमिलरली ही थिंक्स फायर एंड आइस बोथ आर just as component in bringing the world to a catastrophic end. वैसे ही ये दो components हैं जो बहुत ज़्यादा शक्ति रखते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रखते हैं वर्ल्ड को ख़त्म करने में. ओके, सो फर्स्ट लेट्स रीड द पोएम. Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. Okay, so first of all, we'll see the literary devices in the poem Fire and Ice. So पहली चीज़ तो जिसकी राइमिंग स्कीम है इस पोएम की वो है ABA, ABC, BCB. ओके, सो अब नाउ सबसे पहला जो लिटरेरी डिवाइस इसमें यूज़ हुआ है वो है एसोनेंस. ASSONANCE एंड एसोनेंस. सो एसोनेंस का मतलब क्या होता है? एसोनेंस, इट इज़ द रिपीटिशन ऑफ द वोवल साउंड इन द सेम लाइन.
The repetition is at different places in different words. So different words में different places में एक ही vowel का sound आना in the same line. For example, fourth line, I hold with those who favor fire. So O is the long sound of O in I hold में O आया, with those O आया, who में भी दो आया, फेवर में भी दो ओ आया. तो बहुत ही लॉन्ग साउंड ऑफ ओ आ रहा है इस पूरे लाइन में, बट इन डिफरेंट प्लेसेस. तो इसको हम क्या बोलते हैं? एसोनेंस बोल देते हैं. The second is alliteration. Alliteration is the repetition of consonant sounds at the start of two or more closely placed words. Consonant क्या होता है? जैसे कि अल्फ़ाबेट में A to Z अल्फ़ाबेट में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो वॉवल होता है और एक कॉन्सोनेंट होता है. वॉवल होते हैं A-E-I-O-U, 5 वॉवल्स होते हैं. इनको हटाकर जितने भी लेटर्स होते हैं B-C-D एक्सेट्रा, इन सबको हम कॉन्सोनेंट बोल देते हैं. तो एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस का मतलब होता है कि कोई कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा हो. ठीक है, जैसे एसोनेंस में वॉवल का साउंड आता है इन द सेम लाइन, here alliteration is the repetition of consonant sound at the start of two or more closely placed words. ठीक है, for example we see favor fire in the fourth line, favor fire, so a sound of F is coming. Similarly, world will. Okay, in the first line world will, so W का साउंड आ रहा है, तो W का alliteration जो है repetition of consonant sound किसका आ रहा है? W. ओके, सो थर्ड इज imagery. imagery मतलब होता है कल्पना. ठीक है, सो imagery is used to make readers perceive things involving their 5 senses. What are 5 senses? Sense of vision, sense of hearing, sense of tasting, sense of smelling and sense of touching. So ये जो पांचों सेंस हैं, इसमें परसीव कर पाए कोई ह्यूमन बीइंग, कोई रीडर जो है, उसको हम बोलते हैं इमेजरी. इमेजरी मतलब बेसिकली इमेजिनेशन होता है कि हम इमेजिनेशन के थ्रू ये जो पोएम है, जो लाइन है, वो एक्सप्रेस हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. Another example, to say that for destruction ice is also great. So this is imagery. The fourth one is personification. What is personification? Personification is to give human qualities to inanimate objects. Inanimate objects क्या होते हैं? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को कोई ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी दे दी, ह्यूमन एक्टिविटी से कंसिडर किया गया. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस पोएम फायर एंड आइस, दे बोथ आर non-living objects, but they are capable of destruction. Thus, the poet personifies ice and fire by giving them mind and power to destroy anything. तो ice और power, जो ice और फायर है, वो नॉन लिविंग थिंग है, वो डिस्ट्रक्शन थोड़ी कर सकता है. बट डिस्ट्रक्शन किसकी एक्टिविटी होती है? ह्यूमन की. ह्यूमन कैन डिस्ट्रक्ट थिंग बिकॉज ही हैव mind and power to do that, to destroy anything. Though ice and fire don't have that power, but still the poet here personifies ice and fire here, okay, in this poem. And the last is anaphora. Now what is anaphora? Anaphora की स्पेलिंग होती है ANAPHORA. It is the repetition of the word or expression at the start of 2 or more consecutive lines. Now consecutive lines मतलब जो एक के बाद दूसरी आती है, उसको हम consecutive बोलते हैं. तो कोई ऐसा वर्ड या फिर ऐसा फ्रेज जो दोनों लाइन consecutive, दोनों लाइन्स के स्टार्ट में या फिर एंड में आ रहा हो. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट 2 लाइन्स, some say the world will end in fire, some say in ice. So some say is the phrase here, and this literary device is named as anaphora. Okay, so now let's come to the explanation of this poem.
The first paragraph, let's read first and then I will explain you that. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. So what is the meaning of desire here? A strong feeling of wanting to have something. कोई ऐसी feeling जो हमें, अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो हमें चाहिए ही चाहिए, वो हमें want बन गई है वो हमारी, ठीक है. And the other word favor means to support. Okay, so in this paragraph the poem expresses the profound idea that the world will end in either of two ways, either by ice or by fire. So यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट टू लाइन्स कह रही हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस. सो ये जो वर्ल्ड है वो दो वेज में ख़त्म हो सकता है, एंड पर आ सकता है, एट द वर्ज ऑफ एंड में आ सकता है, ईदर बाय आइस और बाय फायर. तो यहाँ पे सम कौन है? ये सम एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है. तो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ये कहता है, उनका ओपिनियन ये है कि ऐसा होगा कि अर्थ का जो कोर है, अर्थ का जो सेंटर है, वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा कि वो ज्वाला बन के फट जाएगा और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा इन द फॉर्म ऑफ फायर. ओके, सम से इन आइस. तो ये जो सम है ये दूसरा ग्रुप है. एंड ऑन द अदर हैंड द सेकेंड ग्रुप सेज दैट इफ द टेम्परेचर गोज डाउन टू द एक्सटेंट दैट एवरीथिंग इन द अर्थ हेयर विल फ्रीज, इट वुड हैव द सेम कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट. तो जैसा फायर का इफ़ेक्ट होगा वैसा ही आइस का भी इफ़ेक्ट हो सकता है. ओके, सो द थर्ड लाइन, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. सो द पोएट देन कंपेयर्स आइस एंड फायर with the destructive features of human emotions. तो अब फायर और आइस को कंपेयर करता है पोएट ह्यूमन इमोशंस के साथ, विद हेट्रेड एंड विद डिज़ायर. हेट्रेड मीन्स नफरत. ही सेज दैट फ्रॉम what he is aware about the fairy desires, he would favor the ones who say that it would be fire. So वो कहता है कि जैसे मैंने ये चीज़ सुनी है कि फेरी जो डिज़ायर्स होती हैं वो बहुत ही बुरी होती हैं, तो मैं उनका साथ देता हूँ, उस ग्रुप का साथ देना चाहूँगा जो कह रहे हैं कि फायर से एंड हो जाएगी. द लास्ट लाइन, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. तो मैं उनका साथ देना चाहूँगा, उनका फेवर करना चाहूँगा जो कह रहे हैं कि फायर से दिस वर्ल्ड विल एंड. By saying so, he brings about the idea that human beings let their emotions rule, and the consequence of unmonitored longing is chaos. So इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि जो ह्यूमन इमोशंस हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो अपने इमोशंस उन पर रूल करने लगते हैं, और एज अ कॉन्सिक्वेंस, एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, जब इसको कंट्रोल नहीं किया जाता तो ये सब कुछ जितना भी हमारी सराउंडिंग में है सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस. सो यहाँ पे बेसिकली जो हमारा डिज़ायर है उसको किससे कंपेयर किया गया है? फायर से. जब हमें किसी चीज़ की डिज़ायर होती है, जब हमें किसी चीज़ की एक होती है कि हमें ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो एक फायर, एक आग लग जाती है. ओके, एंड हेट्रेड को किससे कंपेयर किया गया? आइस से यहाँ पे कंपेयर किया गया है. ठीक है, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरिश? बट इफ़ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मीन्स टू डाई. ओके, and the last line, and would suffice. Suffice means be sufficient. Okay, so let's see what this paragraph means. Then by not waving off the first option of fire, he considered if the world has to expire twice, ice would be equally competent in ending it. So अब ये क्या कह रहा है? पहला इसका ऑप्शन क्या था? इसने किसको फेवर किया था फर्स्ट पैराग्राफ में? कि मैं उस ग्रुप ऑफ पीपल को, ओपिनियन को,
फेवर कर रहा हूँ, जो कह रहे हैं कि आइस से एंड हो जाएगा. बट अब सेकेंड पैराग्राफ में ही सेइंग, इसने इस ऑप्शन को हटाया नहीं है. ही हैजंट वेव्ड ऑफ द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ फायर, बट ही कंसिडर्ड कि अगर इस अर्थ को 2 बार एंड होना पड़ेगा, अगर 2 बार एंड हुआ, इन एनी केस अगर ये 2 बार पेरिश, मतलब अगर 2 बार डाई हुआ ये अर्थ, तो आइस का जो ऑप्शन है वो भी इक्वली कॉम्पिटेंट होगा इन एंडिंग द अर्थ. ये इक्वली फायर को बहुत इक्वल कंपटीशन देगा ये. ठीक है. ही ब्रिंग्स अबाउट अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन आइस एंड हेट्रेड. तो अब ये इस पैराग्राफ में क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट, ये डिफरेंस जो होता है, ये कॉन्ट्रास्ट शो करता है बिटवीन आइस एंड हेट्रेड. द ह्यूमन कैपेबिलिटी ऑफ इनसेंसिटिविटी एंड हेट्रेड हैज़ द पोटेंशियल फॉर इनर डिस्ट्रक्शन. जैसे कि ह्यूमन के अंदर ह्यूमन कैपेबिलिटी ऑफ हेट्रेड, जब इंसान किसी को हेट करता है या फिर किसी चीज़ से उसे नफ़रत होती है, तो वो क्या बन जाता है, वो इनसेंसिटिव बन जाता है. और इनसेंसिटिव बनने की वजह से उसके अंदर ये पोटेंशियल आ जाता है, ये एबिलिटी आ जाती है कि वो अपने इनर सेल्फ को भी डिस्ट्रॉय कर दे. दूसरे को तो डिस्ट्रॉय करता ही करता है ड्यू टू हेट्रेड, बट अपने अंदर हेट्रेड का इमोशन ला कर अपने आप को भी डिस्ट्रॉय कर देता है. ओके. सिमिलरली एज आइस, आइस क्या करती है, आइस अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत कम हो जाए तो सब कुछ फ्रीज हो जाएगा और अर्थ विल कम टू एन एंड. ओके. सो हियर देयर इज अ कंट्रास्ट बिटवीन आइस एंड हेट्रेड. दो स्लो एंड स्टडी, it has the same effect that desire has on us. So here poet is saying कि जैसे fire जो है वो end कर सकती है और desire, similarly human beings में एक desire का emotion अगर आ जाए वो भी same effect देगी जैसा hatred करती है, वो same effect होगा. Okay. So here ये 2 options लेके चल रहा है, या तो fire, either by fire or by ice. Similarly self destruction of human emotions में भी 2 options है. Either a person will destroy his inner self either by hatred or by desire. Okay. So if given an option between ice and fire, he would be just as good as fire to destroy the world. ओके. सो अगर इसको कोई ऑप्शन दिया जाए बिटवीन फायर और आइस, तो आइस भी उतनी ही कॉम्पिटेंट होगी, उतना ही अच्छा कंपटीशन देगी टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड जितना फायर के पास एबिलिटी है टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड. सो ईदर ऑफ 2 थिंग्स. ओके. द लास्ट लाइन, to say that for destruction ice is also great and would suffice. मतलब कि अगर हमें कहें कि आइस क्या डिस्ट्रक्शन कर सकती है, तो वो भी उतनी ही कॉम्पिटेंट होगी, उतना ही बड़ा डिस्ट्रक्शन करेगी वर्ल्ड में जितना आइस कर सकती है, जितना फायर कर सकती है. एंड इट वुड बी, एंड आइस वुड बी sufficient to end the world. Okay. So here we come to the end of the explanation of this poem. So I want you to go through the poem, to go through the explanation. If you have any doubt you can ask, and read the word meanings and the difficult word of the poems. Thank you.